बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके। अच्छा जी, मैंने कल ये इलस्ट्रेशन 7 दी थी आप लोगों को, इसको अटेम्प्ट किया? जिन लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया वो हैंड रेज करें जरा। ठीक है, लो रोल कर दूंगा। किसी को कोई इश्यू हुआ हो इस क्वेश्चन में? एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? ओके, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, इसको बोल्ड करो जरा। अच्छा, ये उसने ना एक्सेप्टेबल मेथड दिए हुए हैं। आउटपुट मेथड, यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट डिलीवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट, माइलस्टोन और सर्वे ऑफ द वर्क परफॉर्म। ये परफॉर्मेंस को मेजर करने के ना डिफरेंट तरीके हैं। मसलन वो कहता है कि जी हम आउटपुट यूनिट मेथड इसे कहते हैं, इसके अंदर किस चीज को कंसिडर करके एलोकेशन की जा सकती है ट्रांजैक्शन प्राइस की। वो यूनिट प्रोड्यूस्ड की बेस के ऊपर की जा सकती है, वो यूनिट डिलीवर्ड की बेस के ऊपर की जा सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के माइलस्टोन हो सकते हैं, जैसे हम आमतौर पर करते हैं कि जी जब हम घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी इंजीनियर के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो हम उसे कहते हैं कि भाई जब ये इसकी फाउंडेशन मुकम्मल हो जाएगी तो हम इतने परसेंट पेमेंट करेंगे, जब इसकी दीवारें लेंटर तक पहुंच जाएंगी तो हम इतनी परसेंट पेमेंट करेंगे, जब लेंटर डाल जाएगा तो इतने। तो ये बेसिकली क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन है। ये जो फाउंडेशन का मुकम्मल होना, दीवारों का मुकम्मल होना, लेंटल का डलना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इनकी बेस के ऊपर अपने रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकता है। और सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म, ये आप सर्वे करके जनरल आप कह लें कि जी इतने परसेंट काम मुकम्मल हो गया है ओवरऑल। कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसके अंदर आप कहें कि जी लाइक मेरा इतने परसेंट काम कंप्लीट हो गया है, तो मैं उस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बेस के ऊपर भी एलोकेशन कर सकता हूँ। ये सारे के सारे प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड कहलाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है, इसके अलावा हम इनपुट मेथड्स के जरिए भी ये वाला काम कर सकते हैं। इसमें कॉस्ट बेस्ड होती है। ऊपर वाले ये सारे मेथड जो आउटपुट मेथड के तौर पर डिस्कस किए गए हैं, इन सब में जो आउटपुट थी ऑफ वर्क जो है वो उसको जहन में रखा गया। ये जो इनपुट मेथड है, इसके अंदर हम कॉस्ट इनकर्ड जो है उसकी बेस के ऊपर एलोकेशन करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इनपुट मेथड कॉस्ट इनकर्ड, लेबर आवर्स एक्सपेंडेड, मशीन आवर यूज्ड। यानी ये वो मेथड है जिनके जरिए हम अपनी कोई इनपुट देते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वो क्या हो सकता है कि आपकी कॉस्ट हो सकती है कि जी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, फर्ज करें 100 मिलियन रुपीज, तो हम कहते हैं यार 80 मिलियन रुपीज लग गए हैं, तो इसका मतलब है 80% काम मुकम्मल है। उसमें कॉस्ट के साथ हम उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एंड रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि जी टोटल लेबर आवर्स, अगर फर्ज करें किसी काम के ऊपर 1000 लेबर आवर लगने हैं, तो 500 लेबर आवर लग गए हैं, तो इसका मतलब है 50% कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया। एंड लाइक वाइज मशीन आवर्स जो हैं सम टाइम वो भी यूज होते हैं। तो ये आउटपुट मेथड या जो क्वेश्चन में वो मेथड बताएगा उसके मुताबिक हमने उसकी एलोकेशन जो है वो कर देनी है। आगे चलें। अच्छा जी, अब हमने 5 स्टेप मॉडल डिस्कस कर लिया। हमने कहा कि जी हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। उसके बाद हमने उसकी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो आइडेंटिफाई कर ली। फिर उसके बाद हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हैं या नहीं हैं। फिर हमने ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो डिटरमिन कर ली। फिर एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस कर ली। एंड फाइनली हमने रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर लिया उसके जो टाइम
एट ए पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर तब कहेंगे जब थोड़ा थोड़ा करके हम रेवेन्यू अर्न करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं। और जो कुछ मेथड थे उनके ऊपर भी हमने बात कर ली, जिन मेथड्स को यहाँ पर रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए यूज किया जाएगा। आउटपुट मेथड है और इनपुट मेथड है। अब IFRS 15 ने रेवेन्यू रिकग्निशन से हटके कुछ और मैटर को भी डिस्कशन की है। उसकी वजह यह है कि जब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत उस रेवेन्यू की कॉस्ट भी रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो अब हमें स्टैंडर्ड ये सिखाने लगा है कि भाई रेवेन्यू तो आपको बता दिया कि ये 5 स्टेप मॉडल अप्लाई करें और इस तरह से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लें, जो भी आपका मेथड ऑफ कंप्लीशन होगा उसके साथ आउटपुट या इनपुट मेथड, उसकी परसेंटेज लेके या नंबर ऑफ यूनिट्स लेके या कॉस्ट इनकर्ड लेके। अब वो ये बात कर रहा है कि कॉस्ट जो है उसको किस तरह से हमने रिकग्नाइज करना है। ज़ाहिर है जितना रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे उसके मुताबिक ही हमें कॉस्ट भी रिकग्नाइज करनी है। और अगर कॉस्ट उससे ज्यादा लगी हुई है तो वो जो ज्यादा लगी हुई कॉस्ट है उसको क्या करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली वो हमारा एसेट होगा, क्योंकि हमने कॉस्ट तो लगा दी है लेकिन अभी उसका रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो हैं अब ये जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर डिस्कस होने लगी हैं। तो सबसे पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के ऊपर बात की हुई है। कॉस्ट माइट बी इनकर्ड इन ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इन फुलफिलिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब यहाँ से वो शुरू कर रहा है ना, वो भी जो उसके ऊपर दो तरह की कहता है जी कॉस्ट हो सकती है। कॉस्ट इन ऑब्टेनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट एंड इन फुलफिलिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, दो तरह की कॉस्ट है। इन ऑब्टेनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेने की कॉस्ट है भाई, और फिर उसको फुलफिल करने की कॉस्ट है। मसलन आपको सिंपल से एग्जांपल दे देता हूं। एक इंजीनियर जो है वो कोई काम लेता है, उस काम को लेने में उसकी कॉस्ट इनकर होती है। मसलन गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसे कहा गया कि भाई आप अप्लाई करें, ठीक है, आप एक प्रपोजल बनाएं, प्रपोजल बना के उसको सबमिट करें। तो वो इंजीनियर क्या करता है, वो उस पर बैठता है, 2-3 बंदे हायर करता है, उनसे वो प्रपोजल बनवाता है, उन बंदों को पे करता है। फिर वो जो प्रपोजल बन जाती है उसको वो उसकी कोई नॉन रिफंडेबल फी जमा कराता है। फिर वो प्रपोजल सबमिट करने जाता है, कराची फ्लाइट से जाता है, फ्लाइट से आता है, होटल में रहता है, ठीक है। तो ये सारे काम के अंदर उसकी कॉस्ट इनकर हुई है। ये वाली जो कॉस्ट है इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट फर्ज करें को पुल बनाना था, ब्रिज बनाना था, तो अब उस ब्रिज को बनाने के ऊपर जो उसकी कॉस्ट लगेगी वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले तो ये वाजे होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग ए कॉन्ट्रैक्ट जो है इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है जी। तो यहाँ इसने लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। अब वो जो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका जिक्र करने लगा है कि जी ये कॉस्ट कौन सी वाली कॉस्ट होगी। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ द एंटी एक्सपेक्ट टू रिकवर दोज कॉस्ट। ये देखें जी, कहता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मैंने आपको बताया कि उसने प्रपोजल सबमिट करने के लिए 2 बंदे हायर किए और उनको उसने पेमेंट की, लेकिन अगर ऐसा ना हो, वो बंदे ऑलरेडी उसके एम्प्लॉई हों, वो उनसे ये प्रपोजल बनवाए या ना बनवाए, उसे उनको सैलरी देनी ही देनी है। तो वो वाली जो कॉस्ट है, जो उन इंजीनियर्स की का जितना टाइम इस प्रपोजल को बनाने में लगा, उन इंजीनियर्स का जो कि उसके परमानेंट एम्प्लॉई हैं, वो ये प्रपोजल नहीं भी बनाते तो भी उन्हें तो सैलरी देनी पड़ती। तो ऐसी कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कॉन्ट्रैक्ट वो कहलाएगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने के लिए इनकर होगी, मतलब वो ऑलरेडी इनकर नहीं हो रही होगी, ठीक है। उस वो कॉस्ट जो है वो कॉस्ट हमारा एसेट ट्रीट किया जाएगा अगर एंटिटी को ये तवक्को हो कि उस कॉस्ट को वो रिकवर कर लेंगे। रिकवर कैसे करेंगे, अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जाहिर है उसकी जो सेल वैल्यू है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो रेवेन्यू जब रिकॉग्नाइज करेंगे, तो रेवेन्यू रिकग्निशन क्या है,
रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, रेवेन्यू क्या होता है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब हम कहते हैं जी हमारी एक चीज सेल हुई है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी कॉस्ट रिकवर की और साथ आपने कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी उसके अंदर रखा। तो ये वो बात कर रहा है, कह रहा है कि जी अगर आपको ये तवक्को हो कि जो एसेट है, जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी, दो दो क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर वन, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होनी चाहिए, एंड नंबर टू, आपको आपको एस्टिमेट हो कि वो कॉस्ट आप रिकवर कर लेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीजें अगर होंगी तो वो कॉस्ट एसेट कहलाएगी। लेकिन अगर कॉस्ट इंक्रीमेंटल हो लेकिन आपको ऑलमोस्ट सर्टन हो कि यार फलां वजह से हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, ये गलती हो गई है, ठीक है, तो फिर कहते हैं ऐसी कॉस्ट जो है उसको एसेट ट्रीट नहीं करते, वो पार्ट ऑफ एसेट नहीं होती। The incremental cost of obtaining a contract are those costs that would not have been incurred if the contract had not been obtained। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। Cost to obtain a contract that would have been incurred regardless of whether the contract was obtained are expensed as incurred unless they can be recovered from the customer regardless of whether the contract is obtained। कहते हैं कॉस्ट टू ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑब्टेन। कहता है जी वो कॉस्ट जो कि भले कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने में ही लगी हों, ठीक है, लेकिन उन्हें हमने एक्सपेंस करना है, ठीक है, एज इनकर्ड अनलेस दे कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्टेन। ठीक है, कहता है जी ता वक्त के वो आप कस्टमर से रिकवर ना कर सकते हो। अगर रिकवर कर सकते हैं तो वो आपका रिसीवेबल है, भले आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला या नहीं मिला। ऐसा हो सकता है ना कि आपकी कुछ कॉस्ट इनकर हो, आपका कोई कस्टमर आपको कहे कि यार मैंने ये काम कराना है, तुम अपनी प्रपोजल सबमिट करो, तो आप प्रपोजल बनाते हैं, आपकी कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है। अब ये क्या है, ये आपका एसेट है, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो ये एसेट है क्योंकि ये रिकवर होना है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो ये एक्सपेंस है। ठीक है, इसलिए एक्सपेंस है कि अल्टीमेटली वो कॉस्ट तो आपकी इनकर होगी। लेकिन एक तीसरी सिचुएशन भी है, वो क्या है कि ये कॉस्ट इनकर हुई लेकिन आपके कस्टमर ने कहा कि भाई तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या नहीं मिलता, तुम्हारा इस प्रपोजल को सबमिट करने में जो खर्चा आएगा वो हम पे करेंगे। ठीक है, मैं एक प्रपोजल सबमिट कर रहा हूं, उस पर मेरा एक्सपेंस हो रहा है, इंक्रीमेंटल एक्सपेंस है। जो इंक्रीमेंटल नहीं है वो तो होना ही एक्सपेंस है। ठीक है, तो अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना तो वो एक्सपेंस ही होना है। देखें, पहली बात इंक्रीमेंटल होना चाहिए। अब इंक्रीमेंटल जब होगा तो दो सिचुएशन है, वो रिकवरेबल है तो वो एसेट है, वो रिकवरेबल नहीं है तो वो एक्सपेंस। अब आ गया जी वो इंक्रीमेंटल नहीं है। ठीक है, जो इंक्रीमेंटल नहीं है वो क्या होगा, वो आपका एक्सपेंस होगा। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो उसने लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑब्टेन्ड आर एक्सपेंस। कि जी वो वाली कॉस्ट जो कि हमारी इनकर हुई हैं, भले हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या नहीं मिलता, उन्हें हमने एक्सपेंस करना है जो ही वो इनकर होंगी, उनको हम एसेट बुक नहीं करेंगे अनलेस दे कैन बी, ता वक्त के वो रिकवरेबल हों। ठीक है, रिगार्डलेस, इसका क्या मतलब है कि वो रिकवरेबल हो रिगार्डलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड और नॉट, कि वो रिकवरेबल हो सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट मिलने पे भी और कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने पे भी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने पे कैसे रिकवरेबल है, कि कस्टमर ने कहा है जी आप प्रपोजल सबमिट करें, अगर आप हम आपको ऑर्डर नहीं कर सकेंगे तो कम से कम आपकी जो कॉस्ट लगी है वो हम आपको डिस्बर्स करेंगे। अब जरा पढ़ें इसको, अनलेस दे कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड। इससे कता नजर कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है या नहीं मिला। रिगार्डलेस का मतलब ये होता है कि इससे कता नजर मीन मिला है या नहीं मिला। आगे चलेंगे, ये देखिएगा जरा, ये इलस्ट्रेशन है। X Limited was competitive. X Limited wins a competitive bid to provide consulting services to a new customer. X Limited launched the following cost to obtain the contract. ये क्या होगी, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, कमीशन टू सेल्स एम्प्लॉय फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। आपने किसी एम्प्लॉय को कमीशन दिया जिस जो सेल डिपार्टमेंट का था,
और आपने चूंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट विन किया लिहाजा आपने उसे 10,000 का कमीशन दिया। ओके, अच्छा जी। एक्सटर्नल लीगल फी फॉर ड्यू डिलीजेंस, 15,000 आपने लीगल फी पे की है ड्यू डिलीजेंस के लिए। जब आप कोई प्रपोजल वगैरह सबमिट करते हैं तो अल्टीमेटली जो है वो आप उसकी कोई रिसर्च करते हैं, ड्यू डिलीजेंस करते हैं कि जी वो काम आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और तीसरी कास्ट है ट्रेवल कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल, और वही मैंने बताया कि वो कराची गया, बाहर आया, वहां रहा, ये सारी, ये 50,000 जो है ये टोटल कॉस्ट आपकी इनकर हुई। ठीक है, अब ये कॉस्ट जो है कहता है जी एक्स रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ एक्स लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द अबव कॉस्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट उसने विन कर लिया, एक्स लिमिटेड विन्स अ कम्पिटिटिव बिड। ठीक है, उसने विन कर लिया है। ठीक है जी, तो अब आपने इन तमाम कॉस्ट को बताना है कि ये इनको क्या सलूक करेंगे। सलूक से मुराद है या ये एक्सपेंस है या ये एसेट है। ठीक है, तो ये जो कमीशन हमने सेल एम्प्लॉय को दिया है, ये अगर बिड विन होती है तो उसको मिलता है, नहीं होती तो नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये रेलेवेंट कॉस्ट है, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, लिहाजा इसको हम क्या करेंगे, इसे हम एसेट बुक करेंगे। इसमें लिखा हुआ होगा द कमीशन टू सेल्स एम्प्लॉय इज इंक्रीमेंटल टू ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड शुड बी कैपिटलाइज्ड एज कॉन्ट्रैक्ट एसेट। रिसीवेबल है ना, रिकवरेबल है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट के तौर पर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। The external legal fee and the traveling cost are not incremental cost, ठीक है, of obtaining the contract। अब ये देखें, अब जरा तवज्जो रखिएगा, ये जो मैंने एक्सटर्नल लीगल फी की है ड्यू डिलीजेंस की, ठीक है, ये तो मेरी लग गई। जब मैं अप्लाई करूंगा मुमकिन है मुझे कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। इसका मतलब ये क्या है, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये कॉस्ट जरूर है, लेकिन ये अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट मिलने से नहीं जुड़ी हुई। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने से ही ये कॉस्ट इनकर नहीं हुई। इंक्रीमेंटल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो होगी। ये जो लीगल कॉस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट मिले तब भी इनकर होगी, ना मिले तब भी इनकर होगी। ठीक है, और अगर जहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं उन्होंने, उसकी भी दो सूरतें हो सकती हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई ये कॉस्ट आपकी है। अक्सर आप अखबार में इश्तिहार देखेंगे किसी जॉब शॉप का, तो उन्होंने लिखा हुआ होता है कि जी आपने फलान जगह इंटरव्यू देने जाना है मुल्तान में, तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग एंड एंड बोर्डिंग लॉजिंग विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। इसका मतलब क्या है, बास जगह पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग विल बी बोर्न बाय दी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो। तो ये अगर तो ये कॉस्ट वो बियर कर रहे हैं, भले आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो ये आपका एसेट है क्योंकि रिकवरी हो जानी है। और अगर वो कंपनी जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो कॉस्ट बियर नहीं कर रहे, आपने ही बियर करनी है, तो अब आपको वो काम मिलता है या नहीं मिलता वो आपकी कॉस्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये जो एक्सटर्नल लीगल फी है ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट मिले तब भी लग गई, ना मिले तब भी लग गई। ठीक है, लिहाजा ये क्या है, ये आपका एक्सपेंस है। और लाइकवाइज ट्रेवल कॉस्ट टू डिलीवर द प्रपोजल, जो बंदा बाहर गया, बाहर आया, वहां रहा, उसकी जो ट्रेवल कॉस्ट थी वो भी कॉन्ट्रैक्ट बाद में मिले ना मिले, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी एक्सपेंस होगी। हाँ, एक सूरत में ये एसेट हो सकती हैं ये दोनों कॉस्ट, वो क्या कि जहां आपने प्रपोजल सबमिट की है वो आपको कहें कि हम आपकी ये कॉस्ट आपको जो है वो रीइंबर्स करेंगे, फिर ये दोनों कॉस्ट हैं। पीछे जाएं, वो जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना ये वाला, ये सेंटेंस ये फिर अप्लाई होगा। ठीक है, क्या है, कॉस्ट टू ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑब्टेन्ड आर एक्सपेंस्ड एज इनकम। ठीक है, वो एक्सपेंस होंगी अनलेस they can be recovered from the customer regardless of whether the contract is obtained, ता वक्त के वो रिकवरी उनकी ना हो। ये जो आगे चलें, ये जो अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट ही मिल गया, लेकिन ये जो दोनों कॉस्ट हैं ये जो है ये अल्टीमेटली आपका एक्सपेंस होंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ना भी मिलता तो ये दोनों कॉस्ट तो इनकर होनी होनी थी। हाँ, ये वाली जो कमीशन वाली कॉस्ट है ये मतलब इंक्रीमेंटल है कि कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो पे करेंगे, नहीं मिला तो नहीं पे करेंगे। नीचे वाली दोनों कॉस्ट एक्सपेंस हैं। एक सूरत में ये एसेट हो सकती थी, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने प्रपोजल सबमिट की, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिले
तब भी वो डिसबर्स कर देंगे, ना मिले तब भी डिसबर्स कर देंगे, और लिखा ना रिगार्डलेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये मेरा एसेट होगी। द एक्सटर्नल लीगल फी एंड द ट्रैवलिंग कॉस्ट आर नॉट इंक्रीमेंटल टू obtain the contract because they have been incurred regardless of whether X Limited obtain the contract or not. So इनको हम क्या करेंगे, एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। An entity may recognize the incremental cost of obtaining a contract as an expense when incurred if amortization period of the asset that the entity of other that the entity otherwise would have recognized in 1 year or less। समझ आ रही है बात की? वो कहता है ये जो कॉस्ट ऑफ पेनिंग के कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये वाली कॉस्ट, कहता है जी आप इसको एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं अगर अमोर्टाइजेशन पीरियड 1 साल या 1 साल से कम है। अब ये क्या स्टोरी आ गई बीच में? अमोर्टाइजेशन पीरियड ये है कि जितने अरसा में वो रेवेन्यू आपने रिकग्नाइज करना है, ठीक है। तो कहता है अगर तो ये रेवेन्यू ओवर 5 ईयर रिकग्नाइज करना है तो फिर ये जो कमीशन कॉस्ट है ये पहले ही साल में एक्सपेंस ट्रीट नहीं की जाएगी, ठीक है, एसेट होगी। और लेकिन ये एक्सपेंस जो है जैसे जैसे रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करेंगे, फर्ज करें 5 सालों में आपने इसे रिकॉग्नाइज करना है उस रेवेन्यू को, तो इस 10,000 में से 2-2 हजार हर साल एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, 10,000 इनिशियली ऐसे ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही 1 साल का हो तो फिर इसकी मोटाइजेशन नहीं होनी, फिर मैं इसे एसेट आज बना भी लूंगा तो जब मैं ईयर एंड करूंगा तो इस साल के अंदर अंदर ही इसने क्लोज होना है, तो मैं फिर इसे क्या करूंगा, एक्सपेंस ट्रीट कर दूंगा। तो कहता है फिर उस सूरत में हम इसे स्टार्ट से ही एक्सपेंस ले लेते हैं जब हमें पता होता है कि ये विद इन अ ईयर और लेस जो है इसने मुकम्मल हो जाना है। तो ये बात जरा ध्यान में रखिएगा। कॉस्ट टू बिल्ड, कॉस्ट टू फुलफिल ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसको बोर्ड करो यार, नजर नहीं आ रहा, चलो ऊपर करो। अच्छा, ये वो कॉस्ट है जो कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिल करने के लिए उसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं द कॉस्ट इनकर्ड इन फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट माइट बी विद इन द स्कोप ऑफ अनदर स्टैंडर्ड, ठीक है। कहता है ये वाली कॉस्ट जो है ये किसी और स्टैंडर्ड के स्कोप में हो सकती है। मसलन इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री वाला स्टैंडर्ड बताता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि आपने जो चीज़ बेचनी है बना के उसके ऊपर क्या कॉस्ट जो है वो जो इनकर होगी उसको आपने कैसे एसेट और कैसे एक्सपेंस ट्रीट करना है। तो वो जो उस चीज़ को बनाने में कॉस्ट आपकी इनकर होगी वो कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसी तरह इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड जहाँ अप्लाई होगा तो उसकी कॉस्ट उस स्टैंडर्ड ने बताई हुई है कि वो कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट IS 38 के जो आपके इनटेंजिबल एसेट है उनकी कॉस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करनी है। तो कहता है कि ये जो कॉस्ट इनकर्ड इन फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट माइट बी विद इन द स्कोप ऑफ, तो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसके अंदर जो चीज इन्वॉल्व है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर यही वाला स्टैंडर्ड अप्लाई होगा या स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जैसे IS 18 है, IS 16 है और IS 38 है वो अप्लाई होगा, ठीक है जी। द कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज नॉट इफ दिस इज नॉट द केस, यानी अगर वो इन्वेंट्री नहीं है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है, इंटेंजिबल एसेट नहीं है, IS 38 है ना हमारे सिलेबस में, नहीं है, ठीक है। ये FR2 में जाके आप पढ़ेंगे, ये दोनों तो हैं हमारे सिलेबस में, हमने पढ़ भी लिए हैं, ठीक है। तो कहता है जी अगर ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वेंट्री या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट इन्वॉल्व नहीं है, ये जो लिखा है इफ दिस इज नॉट द केस, यानी वो अगर नहीं है, द कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज एज एन एसेट ओनली इफ दे मीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ है, आपको पेपर में वो सवाल पूछ सकता है कि जी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को जो है वो एसेट जो है कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है वो हमने कब ट्रीट करना है, ठीक है। आर रिकॉग्नाइज एन एसेट, ठीक कहता है जब ये सारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा होगा, ये कंडीशन पूरी हो रही होंगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है, द कॉस्ट रिलेट डायरेक्टली टू कॉन्ट्रैक्ट और टू एन एंटीसिपेटेड कॉन्ट्रैक्ट दैट द एंटी कैन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट आपने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया तो कॉस्ट जो डायरेक्टली उसके ऊपर हो लग रही है या आप एंटीसिपेट कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट होगी,
मतलब अभी समटाइम आप कॉस्ट लगा रहे होते हैं, आपको सर्टन नहीं होता, लेकिन आपका आपका एस्टिमेट होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा और हम इसके ऊपर ये कॉस्ट हमारी लग रही होगी। तो फिर वहां पर हम क्या करते हैं, हम उस एंटिसिपेटेड कॉस्ट को भी ऐसे ट्रीट करते हैं। द कॉस्ट generate or enhance resources of the entity that will be used in satisfying for controlling for continue to satisfy performance obligation in the future। कहता है जी ऐसी कॉस्ट जो कि द कॉस्ट जनरेट और एनहेंस रिसोर्सेज के, ऐसी कॉस्ट जो उन रिसोर्सेज के ऊपर लगी जिन रिसोर्सेज को हमने यूज करके उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को मुकम्मल करना है। तो ऐसी कॉस्ट जो है उन रिसोर्सेज को क्रिएट करने के ऊपर जो लगेगी, ठीक है, लाइक एक बंदा आपने हायर किया, अब वो जरूरी है उस बंदे की हायरिंग कि उस कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल करना है, ठीक है, या तो वो उसकी कॉस्ट जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, क्योंकि वो फ्यूचर में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर काम करेगा। या आपने बंदा हायर नहीं किया, एग्जिस्टिंग स्टाफ है, तो उनकी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, रिसोर्सेज को एनहेंस करने के लिए आपने उसकी एक ट्रेनिंग करवाई है उन बंदों की, उस ट्रेनिंग के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, क्योंकि वो आगे उन बंदों ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में रोल प्ले करना है। द कॉस्ट आर एक्सपेंस टू बी रिकवर्ड, सॉरी, द कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड, और वो कॉस्ट जनरल एक रूल बना दिया, वो कॉस्ट जो हमें लगेगा कि हमने रिकवर कर लेनी है, मतलब हम अपने बाज का ये होता है ना कि आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे हम अपना कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई हम आपको ये कॉस्ट इनकर करेंगे, आप हमें वो देंगे, प्लस हमारा 10% प्रॉफिट है वो देंगे। तो वो जो कॉस्ट इनकर हुई हैं उसके ऊपर उन कॉस्ट की बात हो रही है कि जो है वो जो कॉस्ट है वो भी क्या होगी, अल्टीमेटली हम उसको भी एसेट के तौर पर ट्रीट करेंगे। द द कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड, ठीक है, इसका मतलब ये है। चलें जी, कॉस्ट डेट रिलेट डायरेक्टली टू कॉन्ट्रैक्ट माइट इंक्लूड। अब डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट क्या हो सकती है, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल, जो बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट डेट रिलेट डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्ट और टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटीज, ठीक है। एलोकेशन डायरेक्टली टू द, क्या आपने 2-3 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक सुपरवाइजर उन्हीं तीनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखा हुआ है, तो सुपरवाइजर की सैलरी का वो वाला पोर्शन जो टाइम वो इधर लगाता है इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वो उसकी कॉस्ट होगी, जो दूसरे पे लगाता है दूसरे की, जो तीसरे पे लगाता है तीसरे की। कॉस्ट डेट आर एक्सप्लिसिटली चार्जेबल टू द कस्टमर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी कॉस्ट जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में तय की हो कि जी कस्टमर ने वो हमें साथ देनी ही देनी है, ठीक है। मतलब कस्टमर एक कोई खास किस्म का वाटर टेस्ट कहता है जी, सॉइल टेस्टिंग करनी है आपने, ये भी आपने हमें करा के देनी है और हम इसके पैसे आपको अलहदा से देंगे। तो ये वाली जो कॉस्ट है ये भी डायरेक्टली इनकर्ड कॉस्ट है, जो कि ये डिस्पर्स हो जानी है और ये एसेट है। अदर कॉस्ट दैट आर इनकर्ड ओनली बिकॉज एन एंटी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर। ये जब लेंटर शेंटर घर में डलता है ना जिस दिन, तो वो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ होता है काम, लड़कों को पता होगा। तो जिस दिन वो लेंटर डलता है उस दिन एक टीम आ जाती है 10-12 बंदों की, वो मशीन सी लेके, वो सुबह लगते हैं शाम को लेंटर डाल के चले जाते हैं। वो आपके कॉन्ट्रैक्टर ने आगे उन्हें सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है। तो वो कहता है जी जो सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट हैं वो भी क्या हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और ये भी यानी डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट इन फुलफिलिंग है, और ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट हैं जब तक कि हम रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर लेते। जब रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे तो ये एसेट एक्सपेंस शीट है। यार ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप इन्वेंट्री बनाते हैं तो वो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट है, वो आपका एसेट है, जो ही वो एंट्री बिकती है तो आप उसे कॉस्ट ऑफ सेल बना देते हैं, ठीक है। तो ये फिर वो ये अभी तक तो एसेट है जब तक इन्वेंट्री बन रही है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये चीजें लग रही हैं, रिकवरी नहीं हुई, रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं हुआ, ये आपका एसेट है। जो ही रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे तो वो जो मेथड पीछे हमने डिस्कस किए हैं, आउटपुट इनपुट मेथड, उनमें से किसी एक मेथड को यूज करते हुए इक्विवेलेंट जो कॉस्ट है वो भी हम क्या करेंगे, वो एसेट से निकाल के उसे कॉस्ट ऑफ सेल तो नहीं कहूंगा, उसे हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बना देंगे। ओके, द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। ये तयशुदा बात है कि इन कॉस्ट को हमने क्या करना है, एक्सपेंस ही ट्रीट करना है, मस्ट।
रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस। कौन कौन सी कॉस्ट है जी? जनरल एंड एडमिन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन नेचर के जो खर्चे हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट से इंक्रीमेंटल नहीं है, अनलेस दोज कॉस्ट आर एक्सप्लिसिटली चार्जेबल टू कस्टमर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। फिर वही बात है कि भले वो जनरल एंड एडमिन हो, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने कहा कि जी ये आप एडमिन मैनेजर रखेंगे, इसको आप सैलरी देंगे और इसकी सैलरी हम आपको देंगे, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। लेकिन अगर आपका वो जनरल मैनेजर है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट करें ना करें, उसको आपने सैलरी देनी देनी है, तो फिर उसकी कॉस्ट जो है वो आपका जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस है, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, ये देखें, जो मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, लेबर एंड अदर रिसोर्सेज टू fulfill द कॉन्ट्रैक्ट दैट वर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसी कॉस्ट जाहिर है जब आपको काम करते हैं तो रूटीन में क्या होता है, कुछ वेस्ट भी हो जाती है, काम भी कोई आपने ऐसा काम किया वो आपको दोबारा चेंज करना पड़ा, वो वेस्ट हो गया, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं है। मसलन आप जब वहां पर जाते हैं, आप एक छोटा सा एडमिन ऑफिस बनाते हैं, उसके ऊपर लेबर भी लगती है, मटेरियल भी लगता है, लेकिन अगर वो आपने अपनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में नहीं डाला हुआ कि वो आपको रिकवर होगा रेवेन्यू की शक्ल में, ठीक है, तो फिर वो आपका एक्सपेंस है, और अगर उसमें डाला हुआ है तो फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। और आखिरी बात, कॉस्ट दैट रिलेट टू सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो कॉस्ट का पोर्शन जो कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने में इस्तेमाल हो गया, यानी जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया उतनी कॉस्ट जो है वो आपका एक्सपेंस हो जाएगी, बाकी कॉस्ट जो है वो एसेट रहेगी। हम पढ़ क्या रहे हैं, द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, तो कॉस्ट दैट रिलेट टू सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि जितना काम हो गया, टेन, जो भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आप जिस तरह से भी डिटरमिन करेंगे, आउटपुट इनपुट मेथड से जो भी मेथड यूज करेंगे उसके मुताबिक 20% अगर काम मुकम्मल हो गया, मैंने 20% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना है, पैसे मिले या ना मिले, मैंने रेवेन्यू की एंट्री डाल लेनी है। लाइकवाइज मेरी कॉस्ट जितनी भी इनकर हुई होगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट होगी, उसका 20% मैंने एक्सपेंस बना लेना है, तो जो बाकी एक्सपेंसेस हैं उनके साथ ये वाली कॉस्ट भी एक्सपेंस बनेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने बताया कि जो इन्वेंट्री बिक जाएगी उसको हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल बना लेंगे। हाँ जी बताएं जी, यहां तक ये बात समझ आई आप लोगों को? हैंड रेज करके जरा बताएं। ठीक है, गुड है जी, डाउन करो। अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट, जिक्र हुआ अमोर्टाइजेशन का। अमोर्टाइजेशन का मतलब यहां पर यह लिया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को किस तरह से हमने एक्सपेंस को चार्ज करना है। अमोर्टाइज मतलब वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को हमने हर साल अमोर्टाइज करते जाना है। ठीक है, जितनी लग गई है वो प्लस जो फ्यूचर में लगनी है वो टोटल कॉस्ट बनेगी, उसमें से डिटरमिन करेंगे अपने आउटपुट मेथड इनपुट मेथड के जरिए जितना काम मुकम्मल हो गया उसके इक्विवेलेंट कॉस्ट जो है वो हम एक्सपेंस को चार्ज करते जाएंगे। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट भी हो सकती है कि आपने कॉस्ट इनकर की, वो आपने एसेट ट्रीट की हुई थी, लेकिन अब आपको पता चला कि ये अब आपको रिकवर नहीं होनी, लिहाजा वो इम्पेयरमेंट होगी, आपको अपने एसेट की वो वाली कॉस्ट जिसको आपने एसेट ट्रीट किया हुआ था, जब इम्पेयरमेंट होगी तो आपको उसे एक्सपेंस ट्रीट करना पड़ेगा। एन एसेट फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड must be amortized on systematic basis consistent with the transfer to the customer of goods or services to which the asset relate। ठीक है, यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कहता जी वो एक ऐसे सिस्टमैटिक बेसिस के ऊपर उसकी हमने क्या करना है, अमोर्टाइजेशन करनी है। अमोर्टाइजेशन मीन उसे एक्सपेंस आउट करना है किसी ऐसे सिस्टमैटिक बेसिस के ऊपर जो कि कंसिस्टेंट होंगी, जो कि मैच करती होंगी किस चीज के साथ, विद द ट्रांसफर टू द कस्टमर, विद द ट्रांसफर टू द कस्टमर, जो कि कस्टमर को ट्रांसफर हो रही होगी उस मेथड के साथ, किस चीज की, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू विच द एसेट रिलेट। ठीक है, यानी जितना एसेट मुकम्मल हुआ, जैसे जैसे आप उसे अपना कस्टमर को डिलीवर करते जा रहे हैं उसी तरह उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, और उसी तरह उसकी कॉस्ट जो है उसको एक्सपेंस को चार्ज करते जाना है। अमोर्टाइज का मतलब क्या है, उस एसेट को अमोर्टाइज करना,
ठीक है, इसे डेप्रिसिएशन तो नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है, तो लिहाजा उसे हम अमोर्टाइजेशन कह रहे हैं। लाइक फर्ज करें कि मेरी कॉस्ट इनकर होगी है 500 की, ठीक है, मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 2000 का, ठीक है। अब मैंने कोई भी मेथड यूज करके मैंने कहा कि भाई ये जो मेरा एसेट है 2000 का, ये अब तक 20% मुकम्मल हो चुका है। कितना मुकम्मल हो चुका है? 20%। और मैं कहूंगा मेरी एक्चुअल कॉस्ट 500 है अब तक की, और मेरी फ्यूचर कॉस्ट जो है वो इसके ऊपर 700 और लगनी है। तो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1200। तो ये 20% मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा, ठीक है, और 1200 का 20% ही मैं कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर लूंगा। कितना बना है 20%? 240। तो इस 500 में से 240 अमोर्टाइज हो जाएगा, यानी एक्सपेंस हो जाएगा, और बाकी जो है 260 वो क्या होगा? वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट रहेगा। ठीक है, मेरा ख्याल बात बिल्कुल क्लियरली समझ आ जानी चाहिए। मैंने क्या बताया? 2000 का वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है, टोटल रेवेन्यू 2000 है, ठीक है। अब मैंने ईयर एंड हुआ, मैंने कहा कि भाई टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 20% मैं डिलीवर कर चुका हूं, ठीक है। 20 मील डिलीवरी हो सकती है कि जैसे जैसे होता जाएगा। अब मैंने कहा जी मेरी कॉस्ट आज तक कितनी लग चुकी है? 500। तो हमने ये नहीं करना कि जी 2000 का 20% रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें 240, और ये जो 500 है इसको हम क्या करें, इसे हम कॉस्ट ट्रीट कर लें। ऐसे नहीं करना। मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत ये मैंने 500 ऐसे ट्रीट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आज तक मेरी एक्चुअल कॉस्ट बनती कितनी है। तो मैंने कहा भाई जब ये कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होगा तो इसके ऊपर 500 तो अब तक लग चुकी है, 700 और लगेगी, टोटल कॉस्ट 1200 आएगी। लिहाजा टोटल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आज की डेट में 20% अगर ये मुकम्मल हुआ है तो टोटल कॉस्ट का 20% मेरी कॉस्ट होनी चाहिए। तो मेरी कॉस्ट टू डेट है 500। तो कॉस्ट टू बी अमाउंटाइज और टू बी एक्सपेंस आउट वो कितनी निकलेगी? 1200 का 20% 240। लिहाजा 500 में से 240 एक्सपेंस हो जाएगा, और इधर से जो है 20% मेरा वो क्या कहते हैं 400 बनेगा, वो 2000 का वो रेवेन्यू हो जाएगा, 400 वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, और 240 एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, और बाकी जो 260 बचेगा वो क्या होगा? वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट रहेगा। बिल्कुल क्लियर बात समझ आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। कहते हैं जी ये जो मेथड है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए इसकी अमोर्टाइजेशन का। जैसे मैंने कहा कि इसका 20% रेवेन्यू, तो टोटल कास्ट का 20% जो है वो ये आ गया। ये नहीं होगा कि रेवेन्यू रिकग्निशन की बेसिस कुछ और हो और कॉस्ट रिकग्निशन अमोर्टाइजेशन की बेसिस जो है वो कुछ और हो जाए, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये दोनों बेसिस एक जैसी होनी चाहिए। ओके, द अमोर्टाइजेशन मस्ट बी अपडेटेड to reflect a significant change in entity's expected timing of transfer to the customer of the goods or services to which the asset relates। अब इसका क्या मतलब है? वो कहता है ये अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। अब जब अगला साल क्लोज होता है तो मैं कहता हूं कि भाई आज की डेट तक मेरा काम 50% मुकम्मल हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 2000 का और ये मेरा एस्टिमेट वही है, रेवेन्यू तो वही है कि जो मेरा तय हुआ है। तो मैं कहूंगा यार इसका 50% कितना बना? 1000 रेवेन्यू रिकॉर्ड अब तक होना चाहिए, अब तक होना चाहिए। मैं 400 पिछले साल रिकॉर्ड कर चुका हूं, मैं 600 इस साल रिकॉर्ड कर लूंगा। इसे कहते हैं अपडेशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। और लाइकवाइज मैं कहता हूं कि यार अब मेरी कॉस्ट जो टोटल इनकर हो चुकी हुई है वो 800 हो चुकी हुई है, और मेरा ख्याल है कि जी 600 और कॉस्ट लग जाएगी। लिहाजा जब मैं 600 कॉस्ट और ऐड करूंगा तो ये कितना हो गया? ये 1400 हो गया। ये अपडेशन ऑफ कॉस्ट हो गई। और मैं कहता हूं इसका 50% मेथड कंसिस्टेंट रखना है दोनों का। यहां जैसे मैंने इसका 50% किया, वो कितना बना? वो बना 700, ठीक है। तो मैं अब तक कितनी कॉस्ट रिकॉर्ड कर चुका हूं? एक्सपेंस 240। 700 में से 240 माइनस कर देंगे तो बाकी कितना बचा? 460। मैंने 460 की कॉस्ट इस साल रिकॉर्ड करनी है। मैंने मैंने रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है? 600 का रेवेन्यू मैंने इस दफा रिकॉर्ड करना है, क्योंकि 20% यानी 400 मैं पिछले साल रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो ये जो मैंने कॉस्ट को अपडेट किया है ये बेसिकली यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है। दोबारा पढ़ता हूं, द अमोर्टाइजेशन मस्ट बी अपडेटेड to reflect a significant change in the entity's expected timing
of the transfer to the customer of the goods or services to which the asset relates। ठीक है, कहता है ये amortization जो इसे अपडेट करना है, ना सिर्फ कॉस्ट की amortization बल्कि रेवेन्यू को जो हम उसे amortization नहीं वो कह रहा, रेवेन्यू की जो रिकग्निशन है उसके साथ ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एन इम्पेयरमेंट लॉस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस टू द एक्सटेंट दैट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट रिकॉग्नाइज्ड एक्सीड। कहता है जी ये जो फर्ज करें मैंने यहाँ पर मैंने कहा कि जी ये जो मेरी टोटल कॉस्ट इस वक्त कितनी आई हुई है, 800 आई हुई है। ठीक है, तो उसमें से मैंने रिकॉग्नाइज कितनी कर ली है जी, 240 पहले साल में कर ली, 460 दूसरे साल में कर ली, 4 और 2 6, 600 700 रिकॉग्नाइज होगी। अब 100 मेरा एसेट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब कहता है कि अगर आपको लगता है कि ये 100 वाला एसेट रिकवर नहीं होगा, इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है कि आपका एसेट जो है वो रिकवरी नहीं होगी, और उसने कंडीशन दी हुई है कि ऐसा कब होगा, लिखा हुआ है एन इम्पेयरमेंट लॉस मस्ट बी रिकॉग्नाइज, तो फिर हम उसे क्या करेंगे, एक्सपेंस ट्रीट कर देंगे। ठीक है, इन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लेकिन कब ट्रीट करेंगे, लॉस टू द एक्सटेंट दैट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट रिकॉग्नाइज एक्सीड, के जो कैरिंग अमाउंट है, ये जो मैंने बताया यहाँ 100 बचा हुआ है कॉस्ट में, वो कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट है। ठीक है, मेरा पहले साल में खर्चा हुआ था 500, उसमें से मैंने 240 20% के हिसाब से एस्टिमेटेड कॉस्ट लगा के तो रिकॉग्नाइज कर लिया। दूसरे साल में मेरा खर्चा हो गया टोटल, अब दूसरे साल तक हो गया 800, उसके हिसाब से 50% अब मेरी मुकम्मल हो चुकी है चीज, और 600 और लगना है, तो टोटल कॉस्ट 1400 होगी। 1400 का 50% लिया, वो कितना बना जी 700। अब 700 अब तक कॉस्ट रिकॉग्नाइज हो जानी चाहिए। मैंने कितनी की हुई है 240। ठीक है, मैं 700 माइनस 240, मेरी कॉस्ट इनकर हुई है 800। फार्मूला कंप्लीशन का बता रहा है 700 रिकॉग्नाइज हो जानी चाहिए। तो मैंने ये देखा कि मैंने पहले कितनी रिकॉग्नाइज की हुई है, मैंने 240 की हुई है। एक तो ये है कि 800 में से 460 में अब रिकॉग्नाइज कर दूंगा, 240 मैंने पीछे रिकॉग्नाइज की हुई है। टोटल रिकॉग्निशन कितनी होगी, 4 6 700, 700 की रिकॉग्निशन होगी। मेरी कॉस्ट इनकर हुई हुई है 800। वो जो 100 है वो क्या है, वो अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ द कॉस्ट है जो कि एसेट में पड़ा हुआ है। कहता है अगर ये वाला 100 ये एसेट जो है ये इम्पेयर हो जाता है, इम्पेयर का मतलब क्या है कि आपको लगता है कि ये पैसे फ्यूचर में रिकवर नहीं होने, तो फिर क्या करेंगे, कहता है जी आपने इनको एक्सपेंस ट्रीट करना है। लेकिन ऐसा कब करना है, कहता है ये जो लिखा है एन इम्पेयरमेंट लॉस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, मीन उसे एक्सपेंस ट्रीट कर दें। टू द एक्सटेंट कितना ट्रीट करें, दैट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट रिकॉग्नाइज एक्सीड, के कैरिंग अमाउंट क्या है, ये जो 100 रुपया अभी पड़ा हुआ है ये एक्सीड करता है किस चीज से। चलो जी आगे ये देखें, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट द एंटी एक्सपेक्ट टू रिसीव इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स और सर्विसेज टू विच द एसेट रिलेट्स। ठीक है, कि जी आपने मजीद जो है वो फर्ज कर लें 150 रुपया आपने और रेवेन्यू लेना है, बाकी रेवेन्यू आपने ले लिया। ठीक है, 150 और लेना है, हमारी एग्जांपल से हट के बात कर रहा हूँ कि आपने बाकी सारा रिकॉर्ड हो गया, आपने 150 और लेना है, और आपका जो कॉस्ट पड़ी हुई है वो अल्टीमेटली आपके पास पड़ी हुई है 80। ठीक है, पीछे जो कुछ हो गया, आपका रेवेन्यू और आना है 150, और कॉस्ट एसेट कितना पड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट वो पड़ा हुआ है से 80 का। ठीक है, कहते हैं जी ये 80 इसकी कैरिंग अमाउंट है, 80 जो है वो एसेट की कैरिंग अमाउंट है। कहता है जी अगर ये इंक्रीज कर जाएगी, किससे इंक्रीज कर देगी, एक फैक्टर निकालना है, वो क्या है कि जी द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट द एंटी एक्सपेक्ट टू रिसीव, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन 150 है, लेस the cost that relate directly to providing those goods or services and that have not been recognized as expense, कि वो वाली कॉस्ट जो अभी इसके ऊपर लगनी है, the cost that relate directly to providing those goods and services, वो कॉस्ट जो इनको प्रोवाइड करने के ऊपर हमारी लगनी है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, फर्ज करें वो हमारी कॉस्ट लगती है से आप यूं कह लें कि जी मुझे इसका आंसर जो है वो लगती है जी से 85, वो मैंने माइनस कर दी इसमें से, यानी ये जो रिमेनिंग रेवेन्यू है इसको अर्न करने के लिए रिमेनिंग कॉस्ट इतनी लगनी है। ठीक है,
तो डिफरेंस कितना बचा, 150 में से 85 निकाले हैं 65, यस 65। वो कहता है कि कैरिंग वैल्यू 80 है, उतना एक्सपेंस ट्रीट करेंगे जितनी कैरिंग वैल्यू इंक्रीज कर रही है 65। ठीक है, मेरी इस एग्जांपल के अंदर पीछे जाएं जरा, कैरिंग वैल्यू है, कहते हैं जी इम्पेयरमेंट लॉस मस्ट बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस टू द एक्सटेंट दैट कैरिंग अमाउंट, मेरी इस एग्जांपल के अंदर जो मैंने अगले पेज पे अब लिखी है वो कैरिंग अमाउंट 80 है। ठीक है, आगे चलें, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट एंटी एक्सपेक्ट टू रिसीव, ये मेरी एग्जांपल के अंदर 150 है। ठीक है, लेस द कॉस्ट दैट रिलेट डायरेक्टली टू प्रोवाइडिंग दोज गुड्स, मेरी इस एग्जांपल के अंदर वो कॉस्ट 85 है। ठीक है, तो 150 माइनस 85 कितना बना जी, 65, ये बन गया हमारे पास 65। कहता है ये 65 जो है कैरिंग अमाउंट इससे जितनी ज्यादा है, एसेट की कैरिंग अमाउंट, एसेट किसे कह रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खर्चा हो चुका हुआ है, वो पीछे मेरी एग्जांपल के अंदर कितना है, पीछे जाएं 80, ये एक्सीड, कहते हैं जी द इम्पेयरमेंट लॉस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस टू द एक्सटेंट, उस हद तक, किस हद तक, दैट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट, एसेट मीन जो कि कॉस्ट एसेट ट्रीट की हुई है, रिकॉग्नाइज्ड एक्सीड, ये बढ़ जाती है, कितनी इसको ट्रीट करना है, उस एक्सटेंट तक जितनी इंक्रीज कर जाती है, किससे, अगले पेज पे जाएं, इस 65 से। वो कितना बना 80 माइनस 65, वो कहता है कि 15 की जो इंपेयरमेंट है वो भी आप एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, समझ आनी चाहिए। ये एक एग्जांपल दी हुई है, देखें, amortization of contract costs. X Limited wins a 5-year contract to provide a service to customer. The contract contains a single performance obligation satisfied over time. वो सारे 5 स्टेप पूरे होते हैं इसके अंदर। X Limited recognizes revenue on the time basis. ये हमने कहा ना इनपुट में मेथड आउटपुट मेथड, तो यहाँ पर वो देगा आपको क्वेश्चन में, कहता है टाइम बेसिस के ऊपर आपने उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट इनकर्ड by the end of the year 1 and 4 cost future cost are as follows. ये cost to date 10,000 है और future cost कितनी है 18,000, total cost कितनी होगी 28,000। ठीक है, तो कहता है how X Limited should recognize the above cost। ठीक है, कहता है जी 5 साल है ना, टाइम बेसिस का मतलब ये होता है कि जित फर्ज करो उसका रेवेन्यू रिकग्निशन, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 50,000, तो टाइम बेसिस 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब है हर साल 10,000 जो है वो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। तो लेकिन यहाँ रेवेन्यू की बात नहीं की, यहाँ वो कॉस्ट की बात कर रहा है, आपको सिखा रहा है कि कॉस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो कहता है टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी होगी 28,000, तो इसको हम क्या करेंगे, टाइम बेसिस के ऊपर इसे भी डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो हमारी जितनी बनेगी वो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, और बाकी जो कॉस्ट है वो अगर ज्यादा लगी हुई है तो वैसे ट्रीट हो जाएगा। कॉस्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेम बेसिस as that used to recognize revenue. X Limited recognize revenue on time basis. Therefore, 1/5 of the 1/5 इसलिए किया कि 5 साल हैं, of the total expected cost that is 5,600 per annum, ये हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब टोटल कॉस्ट टू डेट कितनी है 10,000, इसमें से 5600 एक्सपेंस हो जाएगा और बाकी जो है वो कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट एसेट हो जाएगी। मतलब वो लगे कॉस्ट ही लगी हुई है, लेकिन चूंकि उसको अमोर्टाइज फ्यूचर में करना है, लिहाजा वो जो 4400 होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट होगा, 5600 जो है वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हो जाएगी। यानी कॉस्ट यहाँ कह रहा है टोटल जो पैसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगे, उनमें से एसेट वो रह जाएगा जिनका बेनिफिट फ्यूचर में लेना है, और अमोर्टाइज जिसे एक्सपेंस करना है वो है जिसका बेनिफिट रेवेन्यू के मुताबिक हम ले चुके हैं। चलें जी आगे, बस जी यहाँ तक रहेंगे। आप लोगों ने करना ये है कि ये जो सारा मैंने अब आज आपको सारा ये आज की डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, यहाँ से खासकर वो पीछे 2 लाइनें थी वो भी देख लीजिएगा, जो मेथड है इनपुट आउटपुट। ठीक है, और उसके बाद ये सारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और उसकी अमोर्टाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैसे किसे हैं, कौन सी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है, और फिर उसकी अमोर्टाइजेशन कैसे करनी है। एक एग्जांपल मैंने करवाई है, बीच में एक और एग्जांपल मैंने करवाई है, आखिर में जाएं जरा। ठीक है, ये मैंने करवा दी, आगे चलें। ये एग्जांपल आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करनी है, आगे चलो जरा। ये एग्जांपल भी आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करनी है, यहाँ तक आप करके आएंगे। कल इंशाल्लाह ताला हम इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना कल इंशाल्लाह ताला
डिस्कस करके आगे चलेंगे। एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मियाँ आपको हमें अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। थैंक यू।